हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द फिजिक्स शाला। माय नेम इज़ देवाशीष और आप पढ़ रहे हैं मैग्नेटिज्म के बारे में। आज का लेक्चर है लेक्चर 13.3। ठीक है, इससे पहले दो लेक्चर हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो दो लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप वो लेक्चर देखो, या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी वो लेक्चर आप देख सकते हो। उन दोनों लेक्चर्स में मैंने मैग्नेटिज्म के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में डिस्कशन किया था और थोड़ी सी उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कशन किया था। आज के लेक्चर में मैं बात करने वाला हूँ टोरॉइड, सोलिनॉइड और बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड बातों के बारे में। ठीक है, अब उससे जाने से पहले मैं एक लास्ट लेक्चर से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पर हम करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक रिंग दी हुई है। उस रिंग में ए पॉइंट पर, इस रिंग में जिसकी रेडियस आर कुछ है, एक पी पॉइंट पर हमने करंट एंटर करवाया, आई करंट, और ये आगे चल के दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है क्योंकि इसको यहाँ पर दो पाथ मिलते हैं। तो एक साइड में ऊपर वाले आर्क में करंट I1 चला गया और नीचे वाले आर्क में करंट कितना चला गया, I2 चला गया, और यहाँ पर Q पॉइंट से ये वापस करंट बाहर आ जाता है। तो हमें बताना है इन दोनों पोर्शन की वजह से सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दूं कि तुम्हें लग रहा होगा कि सर्कल में तो करंट सर्कुलर फॉर्म में चलेगा। देखो ये एक्चुअली ऐसा है, मान लो कि एक वायर ये ले लिया, या अब तुम ऐसे मान लो कि एक ये वायर है और एक ये वायर है, ये A वायर है, ये B वायर है। ठीक है ना, इन दोनों को मैंने ऐसे कंबाइन कर दिया है इस तरीके से, और यहाँ से एक करंट I चल रहा है, तो यहाँ पर ये कुछ I1 इधर चला गया और I2 इधर चला गया। अब इसको मैंने थोड़ा प्रॉपर्ली शेप इस तरह से कर दिया कि ये सर्कल बना रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, हमें सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है। अब यहाँ पर सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, इस सिचुएशन में ऐसी अगर सिचुएशन दे दी जाए तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होता है 0। अब 0 कैसे होता है उसका रीज़न मैं समझाता हूँ। देखो यहाँ पर दोनों आर्क जो हैं उनकी लेंथ अलग अलग है। आर्क की बेसिकली ये भी वायर और वायर है तो कुछ ना कुछ उसका रेजिस्टेंस होगा। वायर का रेजिस्टेंस जो होता है वो हमें पता है कि ρl/a होता है, क्योंकि यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का एक जैसा लिया हुआ है, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी उसमें करंट ज़्यादा आएगा, जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है उसका करंट कम होता है, क्योंकि ये करंट आगे जाके दो पैरेलल पोर्शन में डिवाइड हो रहा है। और पैरेलली जब कोई करंट पैरेलल रेजिस्टेंस में या वायर्स में डिवाइड होता है तो करंट जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, R होता है। तो यहाँ I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L भी हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ये L की, तो अगर ये सपोज ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 2π - थीटा। अब हमें एक और चीज पता है, यहाँ पर एक और चीज मैं बता सकता हूँ कि जो आर्क है, मान लो इस आर्क की लेंथ L1 है और इस आर्क की लेंथ कितनी है, L2। तो आर्क की लेंथ होती है रेडियस इनटू थीटा। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो यहाँ पर एक और कॉम्बिनेशन बन जाएगा, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, R थीटा। R तो दोनों के लिए रेडियस है, ये स्मॉल r जो है वो रेडियस है, तो I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा थीटा के। जिसका थीटा ज्यादा होगा उसकी रेडियस यहाँ पर ज्यादा हो जाएगी। तो इसके हिसाब से मैं यहाँ पर ये वैल्यू कंसीडर करके लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा हो गया। तो अगर यहाँ हम बात करते हैं I1 डिवाइडेड बाई I2 की, तो अगर ये I1 है तो इसके अपोजिट का एंगल हमें लेना पड़ेगा थीटा, और ये 2π - थीटा। तो मुझे यहाँ पर ये चीज़ पता लग चुकी है कि इन दोनों के बीच का रेशो जो होगा, I1 की जो वैल्यू है वो हम लिखेंगे यहाँ पर I1 इंटू 2π - थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा I2 थीटा। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। अब मुझे B पर मैग्नेटिक फील्ड, इस O पर मैग्नेटिक फील्ड लिखना है। तो मान लो कि B1, अब एक और छोटी सी चीज, ऊपर वाले पोर्शन की वजह से जो अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी होगी सेंटर पर, तो देखो फिंगर से घुमाऊंगा तो इस पोर्शन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा इनवर्ड वाली डायरेक्शन में। और B2 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है, B2 की डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन देखो, फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को ही यूज करना है। राइट हैंड की फिंगर्स को अगर मैं करंट की डायरेक्शन में रखूंगा तो थंब बाहर आ रहा है तो इसका मतलब डॉट।
इट मीन्स यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन में ही होगा तभी तो जीरो हो सकता है। खैर हमें नहीं पता स्टार्टिंग में कि जीरो आएगा या नहीं आएगा, कोई बात नहीं। तो ये हमने पता लगा लिया। अब b1 की वैल्यू अगर मैं लिखूंगा तो b1 की वैल्यू म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2r, ठीक है, इनटू 2r इंटू कितना है यहाँ पर एंगल 2 पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई, यही पढ़ते थे हम, एंगल डिवाइडेड बाई 2 पाई। और b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाई 2r, और ये एंगल थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई। दोनों क्योंकि रिजल्टेंट निकालना है सेंटर पर, तो जीरो यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में b1 माइनस b2। b1 की जो वैल्यू है वो होगी म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2r, और ये यहाँ पर 2 पाई माइनस थीटा और डिवाइडेड बाई, इसको मैं 4 पाई ये कर देता हूँ, और b2 हो जाएगा म्यू नॉट I2 थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई r। अब आपको एक चीज यहां पर पता चल रही होगी, यहां से अगर मैं म्यू नॉट 4 पाई r कॉमन ले लेता हूं तो ये चीज हमारे पास थोड़ा सा, और इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये कितना बन जाएगा, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई r कॉमन आ गया, तो यहां बना I1 2 पाई माइनस थीटा माइनस I2 थीटा। अब तुम देखो यहां पर इस इक्वेशन का यूज करूंगा तो ये पोर्शन जो होगा, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है आपस में, तो इसका मतलब ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जब दोनों ये टर्म एक दूसरे के इक्वल है फ्रॉम 1, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जीरो, तो ये मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जो होने वाला है वो कितना होने वाला है, जीरो यहाँ पर होने वाला है। इस तरह से अब हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि कोई भी अगर लूप है उसमें एक साइड से अगर करंट एंटर कर रहा है और वही करंट, पूरा करंट दूसरी साइड से वापस आ रहा है, तो वहां पर सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। पर एक चीज ध्यान रखना, वहां पर क्या होना चाहिए, जो लूप है वहां पर जो ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाला पोर्शन जो है उनका क्रॉस सेक्शन एरिया एक जैसा होना चाहिए। या और बेसिकली मैं बात करूं कि यहां पर बेसिकली ऊपर वाला मैग्नेटिक फील्ड नीचे वाले मैग्नेटिक फील्ड को अगर कैंसिल कर देता है, ओवरऑल तो यही है ना कि इस मैग्नेटिक फील्ड ने इस मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट कर दिया तभी जीरो हुआ। तो ज्यादातर सिंपली अगर मैं बात करूं तो जैसे अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है, यहां से करंट एंटर कर रहा है और यहाँ से, तो इसके सेंटर पर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। इसकी जगह कोई और हो जाता, ऐसे भी होता, और यहाँ से यहाँ पर सपोज कुछ ऐसा हो रहा होता तो भी इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता। तो एक छोटा सा पॉइंट था जो मुझे बताना था, तो इसका ध्यान रखना। देखिए दोस्तों, अगला हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। अब सोलेनोइड क्या होता है उसको समझते हैं कि एक्चुअल में सोलेनोइड क्या चीज होती है। आपने स्प्रिंग देखी होगी, स्प्रिंग में जैसे सर्कुलर स्प्रिंग है ना, उसी तरह से सोलेनोइड होती है। अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, एक वायर में करंट फ्लो हो रहा है, उसकी वजह से मान लो ये वायर दिया हुआ है ना ये वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा था, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कितना है। फिर इसको मैंने टर्न किया और सर्कल बना दिया, तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड और सेंटर से यहाँ पर किसी एक्सेस पर इधर या इधर कोई मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अब बात हो रही है कि अगर मैं इस वायर में करंट तो फ्लो हो ही रहा है, इस वायर को मैं क्या कर देता हूँ, इस तरीके से एक सर्कल इसके चारों तरफ लगा देता हूँ। तो देखो ये इस तरह की एक स्ट्रक्चर बन गई हमारे पास, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है। अब ये जो स्ट्रक्चर इस तरह का कुछ बन रहा है, बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर होता है इसी को सोलेनोइड बोलते हैं। अब क्योंकि वायर जो है मेरे पास थोड़ा सा मतलब थोड़ा हार्ड है, तो अब एक्चुअल में जो सोलेनोइड होती है, तो यहाँ पर आप ये समझ लो कि आप ऐसे समझ सकते हो कई सारे सर्कल्स का कलेक्शन है, एक सर्कल ये, एक सर्कल ये, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 सर्कल्स का कलेक्शन है। तो इस चीज को हम क्या बोल देते हैं, सोलेनोइड बोल देते हैं। और इसी सोलेनोइड को अगर मैं पूरा, अब जैसे और आगे बढ़ाऊंगा मैं इसको पूरा घुमा के और ऐसे सर्कुलर, जैसे ऐसे घुमा के इस तरह से सर्कुलर बना दूंगा तो वो टोरॉइड हो जाएगी। क्लियर है बात, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। अब आप समझना, इस सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड का जो सोलेनोइड होगा उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है, उसी को हम कैलकुलेट करने वाले हैं। अब कैसे, आपको पता है कि भाई जैसे ये सर्कल है, अगर आप ऐसे देखोगे तो ये आगे आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा है,
इस सर्कल में अगर करंट फ्लो कर रहा होगा तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड पता है हमें, ये जो सेंटर है इस पर मैग्नेटिक फील्ड पता है, ये इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है, तो यहां पर मैं मैग्नेटिक फील्ड बता सकता हूं कहां होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में, है ना, इस तरीके से। तो इसी तरह से इसके जस्ट पीछे वाली जो रिंग की तरह जो होगी सर्कल होगा वो भी उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड, इस तो सब सारे जितने भी सर्कल्स होती है, जितने भी सारी रिंग्स होती हैं, उन सब का मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ऐड क्यों हो जाता है, क्योंकि सबका मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, इसका इस तरफ है तो इसका क्यों है, क्योंकि सब में करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इन सबका मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाता है और वो सारा एक कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, ठीक है ना। तो उस तरीके से सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब सोलेनोइड भी दो तरीके की हो सकती है। अब जो ये सोलेनोइड आपको दिख रही है, थोड़ा सा इमेजिन करना, अगर इस सोलेनोइड की लेंथ को अगर मैं बात करूं, ये सोलेनोइड हमारे पास है, इस सोलेनोइड की लेंथ जो है वो इस तरह से, अब इस लेंथ को थोड़ा सा और मैं बढ़ा देता और इसकी जो रेडियस है, मान लो इसको इस सोलेनोइड को बढ़ाकर मैंने इतना लंबा कर दिया, इस तरीके से इतनी इसकी लेंथ इंक्रीज कर दी है, तो इसकी लेंथ जो है वो कंपैरेटिवली काफी ज्यादा हो जाएगी इसकी रेडियस के कंपैरेटिवली। तो ऐसी सोलेनोइड को बोलते हैं आइडियल सोलेनोइड। क्या बोलेंगे, आइडियल सोलेनोइड। ऐसी सोलेनोइड को हम आइडियल सोलेनोइड बोलेंगे, ठीक है। अब अगर मान लो यही सेम चीज है, इसकी रेडियस, अभी मैं इस सिचुएशन की बात करूं, इस सोलेनोइड की बात करूं, तो इसकी लेंथ सपोज कुछ है, सपोज मैं मान लेता हूं कि 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर समथिंग कुछ है, और इसकी रेडियस है, तो इसकी रेडियस इसकी लेंथ के कंपैरिजन किया जा सकता है। ऐसा नहीं बोल सकते कि इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है रेडियस की कंपैरेटिवली, तो ऐसी सोलेनोइड को बोलते हैं प्रैक्टिकल सोलेनोइड, ठीक है। हम बात करेंगे यहाँ पर आइडियल सोलेनोइड की। मैं प्रैक्टिकल सोलेनोइड जो होती है उसके लिए भी फॉर्मूला लिखवाऊंगा, तो हम बात क्लियर हो गई आप लोगों को किस तरीके से, ये इसकी रेडियस, ये इसकी लेंथ। अब ये जो यहाँ पर ये जो दिख रहे हैं आपको कई सारे सर्कल्स, तो ये कितने भी हो सकते हैं, जितने ज्यादा सर्कल्स होंगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, ऑब्वियस सी बात है। क्यों, क्योंकि जितने भी इसमें सर्कल्स है सबका मैग्नेटिक फील्ड ऐड अप हो रहा है ना। अब जितने ज्यादा नंबर हो, मान लो इतना ये लेंथ है, इसमें अभी 8 सर्कल्स दिख रहे हैं आपको, 8 रिंग्स दिख रही है, इसकी जगह अगर मैं 100 कर देता हूं तो इतने से पोर्शन में 100 सर्कल के मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएंगे। तो ऑब्वियस ही बात है कि इस सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, एक और छोटी चीज, कई जगह पर मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोल दिया जाता है, तो डरना मत, मैग्नेटिक इंडक्शन से भी मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ही होती है, ठीक है। तो यहां पर ये इस तरह से, तो नंबर ऑफ टर्न, अब जो ये नंबर ऑफ टर्न्स दिए जाते हैं ना, ये नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ में बोला जाता है जब भी हम फॉर्मूले में यूज करते हैं। बात क्लियर है सब लोगों को? देखिए दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर सोलेनोइड के अंदर हम बात कर रहे हैं, तो सोलेनोइड इस तरह से दिखेगा, और यहाँ पर मैंने ये आपको बता दिया था कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट हो रहा होगा। तो इसके अंदर जो सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इस चीज़ का खासा ध्यान रखना है आपको। और हम यहाँ पर सोलेनोइड के इनसाइड कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उसी के बारे में हम बात करेंगे। बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन उसकी वैल्यू इनसाइड वाले मैग्नेटिक फील्ड के कंपैरेटिवली काफ़ी कम रहती है। तो यहाँ पर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब सोलेनोइड क्योंकि दो टाइप की होती है, मैंने कंडीशन आपको एक्सप्लेन कर ही दी है। आइडियल सोलेनोइड जो होगी उसका फॉर्मूला होगा म्यू नॉट एन आई। यहाँ पर एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कंसिडर किया जाता है। नंबर ऑफ टर्न्स, जितने भी टर्न्स आपको दिए जा रहे हैं डिवाइडेड बाय इसकी लेंथ जो होगी वो मीटर में लेनी है, उसको डिवाइड करेंगे तो ये स्मॉल n यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। अब बात करें प्रैक्टिकल सोलेनोइड, इसका मतलब आइडियल सोलेनोइड के अंदर किसी भी पॉइंट पर, यहाँ पर एंड पॉइंट को छोड़कर, मान लो ये आइडियल सोलेनोइड है, ये आइडियल, सपोज थोड़ी देर के लिए मान लो ये आइडियल सोलेनोइड है, इस आइडियल सोलेनोइड के किसी भी पॉइंट पर, ये यहाँ वाला पॉइंट ले लो, इस जगह का पॉइंट, यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करूंगा तो म्यू नॉट एन आई हो जाएगा। लेकिन अगर एंड पॉइंट की बात करें आइडियल सोलेनोइड में, तो एंड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट एन आई बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड तो इधर ही छूट गया। इसको मैं इस फॉर्मूले से निकाल के बता दूंगा आपको कि कैसे आया है। क्लियर है ये चीज? अब मान लो कि प्रैक्टिकल सोलेनोइड की बात करते हैं, तो प्रैक्टिकल सोलेनोइड में क्योंकि लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेंथ और आर जो है वो कंपेयर किए जा सकते हैं, कंपेरेबल है। तो किसी पॉइंट पर मान लो ये बीच वाला कोई पॉइंट है,
ये यहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इसमें आप क्या करोगे, इस मैग्नेटिक फील्ड से अगर मैं बात करूँ तो इस जगह से, इस पॉइंट से जो एंड पॉइंट है वहाँ इस तरह से लाइन ड्रॉ करो तो एक एंगल बनेगा बीटा और दूसरी साइड अल्फा। तो यहाँ पर ये अल्फा और बीटा हम यूज़ करेंगे तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। इसका खासा आपको ध्यान रखना है। कई सारी बुक्स में ये साइन की फॉर्म में भी होता है, लेकिन उसमें एंगल ऊपर से ले लिया जाता है, इस जगह से वर्टिकल से कंसिडर किया जाता है। मेरे हिसाब से ये ज़्यादा अच्छा आसान तरीका है याद रखने का अल्फ़ा और बीटा की फॉर्म में, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से हम एंगल, कई बार अल्फ़ा और बीटा नहीं दिया जाता तो हम यहाँ पर आपको रेडियस और ये लेंथ दे दी जाती, उससे भी कंसिडर करके निकाल सकते हैं। क्लियर है ये चीज़? तो ये एंड पॉइंट जो इन्फिनिटी वाली या आइडियल सोलेनॉइड है उसके एंड पॉइंट पर आइडियल के मिड में किसी पॉइंट का हाफ हो जाएगा। कैसे निकाला जा सकता है, इस फॉर्मूले का यूज करके मैं इन्फिनिटी वाली या अच्छा इसे इन्फिनिटी लेंथ सोलेनॉइड भी बोलते हैं। ऑब्वियस ही रीज़न है कि रेडियस कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। अगर इसके लिए हम बात करें, अगर लेंथ में बढ़ाऊंगा तो अल्फा और बीटा की वैल्यू कम होती जाएगी। अल्फा बीटा की वैल्यू कम होते होते 0 हो जाएगी अगर लेंथ की वैल्यू बहुत ज़्यादा कर दी जाए। तो अल्फा बीटा 0 करोगे तो cos 0 और cos 0 1 1 प्लस 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये आंसर आ जाएगा। अब अगर किसी एक एंड की पॉइंट करें तो अगर इस पी पॉइंट को मैं इस पर्टिकुलर जगह पर शिफ्ट कर देता हूं तो बीटा तो हो जाएगा कितना 90 डिग्री और अल्फा हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि लेंथ काफ़ी ज़्यादा है ना। इस एंड को मैंने बहुत ज़्यादा इधर शिफ्ट कर दिया और पी पॉइंट को यहाँ पर लेकर आ गया, तो बीटा 90 हो जाएगा, अल्फा 0 हो जाएगा, तो ये आंसर निकल कर आ जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। एन की वैल्यू क्या है, वो म्यू की वैल्यू आपको पता ही है 4 पाई इंटू 10⁻⁻। म्यू कितना होता है यहाँ पर, म्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। इसकी यूनिट आप मुझे बताओगे, मैं इसके स्टार्टिंग वाले लेक्चर में ही इसकी यूनिट बता चुका हूँ। अगर किसी ने फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके पहले वो लेक्चर्स देखो, उसके बाद ही आपको ये चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड में करंट फ्लो कर रहा है 2 मिली एम्पियर यहाँ पर। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्न्स जो दिए हुए हैं वो 1000 दिए हुए हैं, 2 मीटर की लेंथ है, रेडियस 1 mm है। अब मुझे ये समझना है सबसे पहले तो कि ये सोलेनॉइड आइडियल है या प्रैक्टिकल है। तो इन दोनों से हमें अपने आप पता लग रहा है कि ये एक आइडियल सोलेनॉइड है। तो आइडियल सोलेनॉइड के लिए इनसाइड किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कितना होता है, म्यू नॉट एन आई। म्यू की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ एन। अब एन यहाँ पर निकालना है तो यहाँ 1000 मत रख देना, आंसर गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 1000 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना हो जाएगा, 500 यहाँ पर हो जाएगा। तो ये 500 इंटू और आई की वैल्यू हमें दी हुई है 2 मिली एम्पियर, तो मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3। ठीक, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, देखो 4 पाई, यहाँ पर ये 2 और ये 1000 हो गया, 1000 और ये, तो ये तो पूरा एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 10⁻⁷ मैग्नेटिक फील्ड, या इसको सिंपली म्यू नॉट भी बोल सकते हो। कई बार आंसर में ये चीज़ भी लिखी हुई होती है म्यू नॉट। तो कितना हो गया, म्यू नॉट टेस्ला या इतने टेस्ला। एंड पॉइंट पर हमें पता है कि एंड पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हाफ होता है इनसाइड वाले का। तो इसके लिए अगर मैं निकालूंगा आंसर तो ये बन जाएगा 2 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़? आई गेस आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक प्रैक्टिकल सोलेनॉइड दी हुई है, देख के भी आपको पता चल रहा होगा लेंथ 40 सेंटीमीटर है और इसकी रेडियस जो है वो 30 सेंटीमीटर दी हुई है। अब बात करते हैं यहाँ पर इसमें जो करंट है। अब मैंने कई सारे टर्म्स डायग्राम में शो नहीं किए हैं क्योंकि थोड़ा सा मुझे शो करना था डायग्राम को क्लियरली। तो करंट की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 2 एम्पियर और नंबर ऑफ टर्न्स जो दिए हुए हैं वो दिए हुए 200 पर सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर में 200 टर्न्स हैं। वाओ, बहुत ज़्यादा टाइट यहाँ पर ये सोलेनॉइड है, अच्छी बात है। तो अब यहाँ पर एंड पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसके एंड पॉइंट पर, इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। हाँ भाई, तो निकाल सकते हैं, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, यूज़ करेंगे हम। हमने सीखा है कि एंड पॉइंट पर निकालना है तो आइडियल सोलेनॉइड में जिस भी पॉइंट पर निकालते हैं
उस पॉइंट को एक बार तो दोनों एंड से मिला देते हैं। तो एक बार इस एंड से मिला दिया और एक बार इस एंड से, यही तो था, उस P पॉइंट को हम दोनों एंड से मिला देते हैं। तो एक एंगल तो ये वाला हो गया और एक एंगल ये हो गया, यहाँ अल्फा और यहाँ पर ये बीटा। सीधा सीधा बीटा मुझे पता चल रहा है कि 90 डिग्री है। डर गए थे तुम्हें कि बीटा को 0 कैसे लिख दिया। अल्फा, अब बताओ मुझे अल्फा मुझे डायरेक्ट नहीं पता लग रहा है ना, अल्फा मुझे डायरेक्ट नहीं पता लग रहा है, लेकिन कॉस अल्फा तो पता लग सकता है, कॉस अल्फा पता लग सकता है। अब इसमें ये मत निकालने बैठ जाना कि अल्फा कैसे निकालेंगे, अल्फा कैसे, भाई हमें तो यूज करना है कॉस अल्फा। अगर आपको अल्फा डायरेक्ट दे दिया 30 60 तो कॉस अल्फा को 60 30 निकाल लो, लेकिन अल्फा नहीं दिया, लेंथ दी है, तो कॉस अल्फा से मतलब है हमें, तो मैं यहाँ निकाल रहा हूँ कॉस अल्फा। डरने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। अब मुझे ये बताओ कॉस अल्फा कैसे निकाला जाए, है ना। देखो कॉस अल्फा, ये एक राइट ट्राइंगल बन रहा है, दिस वन, ये एक राइट ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर, ये एक राइट ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। इसकी लेंथ है 40 सेंटीमीटर और ये लेंथ है 30 सेंटीमीटर। जब तुम सॉल्व करोगे ना तो ये वैल्यू निकल कर आएगी 50, पाइथागोरस थ्योरम लगाना, 50 सेंटीमीटर निकल कर आएगी। अब कॉस अल्फा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हमारे पास है 40 सेंटीमीटर, तो 40 डिवाइडेड बाई 50 सेंटीमीटर। मैंने सेंटीमीटर में ही लिख दिया है क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4/5 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर कॉस बीटा भी अगर मैं लिखूंगा तो ये इट विल बी 0। क्लियर है सब लोगों को। फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड एक एंड पर म्यू नॉट NI डिवाइडेड बाई 2 कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। अब ये मत टेंशन में आ जाना कि सर वहां पर तो आपने बोला था कि म्यू नॉट NI डिवाइडेड बाई 2 होता है, वो किसके लिए है, आइडियल सोलिनॉइड के एक एंड पर। यहाँ ये प्रैक्टिकल सोलिनॉइड दी हुई है। क्लियर है सब लोगों को। म्यू की वैल्यू मैं लिख देता हूँ 4 पाई इंटू 10⁻⁷। n की वैल्यू क्या है 200। क्या मैं 200 लिख दूं, यहाँ पर 200 लिख दूं, नहीं लिख सकता। क्यों, क्योंकि ये पर सेंटीमीटर में, पहले मुझे इसे पर मीटर में चेंज करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात। तो 200 डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, यहाँ पर चेंज करोगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। इसको थोड़ा और चेंज करोगे 210, ये इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू मुझे पुट करनी पड़ेगी 2 × 10⁴। करंट की वैल्यू कितनी है 2 एम्पियर। अच्छी बात। कॉस अल्फा 4/5 प्लस 0। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 4 ये हो जाएगा 2 2 4 16 पाई इंटू 10⁻³ एंड 4/5। थोड़ा और सोल्व करोगे ना, 16 चौक 64, 64 पंजे 5 पाई इंटू 10⁻³ थोड़ा और सोल्व कर लो इसे। 12 पॉइंट यहाँ पर ये 8 हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो हाँ इस तरह से 12.8 पाई ये यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास आंसर, और इंटू 10⁻³ एंड और आगे सॉल्व कर सकते हो तो तुम्हारी मर्जी। मैं इसको यहाँ तक छोड़ रहा हूँ, तो ये यहाँ पर इसको फिर 12.8 पाई मिली टेस्ला। कैलकुलेशन में अगर मैंने जल्दबाजी में कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिए तो देख लेना, अदरवाइज कॉन्सेप्चुअल वाइज आई गेस आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, देखिए भाई अगला जो टॉपिक है हमारा है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड। टॉरॉइड की वजह से अब टॉरॉइड बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। टॉरॉइड क्या है, सोलिनॉइड होती है ऐसे, इसके दोनों एंड अलग अलग होते हैं, दोनों एंड को मिला के ऐसे मिला दो तो वहां पर वो क्या बन जाएगी, टॉरॉइड बन जाएगी। तो ज्यादा घबराने वाली बात ही, अब समझते जाना जैसे जैसे मैं समझाना चाह रहा हूँ। टॉरॉइड ये सोलिनॉइड थी, सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो था वो स्ट्रेट लाइन में था। अब जैसे ही आप इसके दोनों एंड को घुमाओगे तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या वो भी सर्कुलर फॉर्म में आ जाएगा। बहुत अच्छी बात, सर्कुलर फॉर्म में आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला वही रहने वाला है म्यू नॉट NI, थोड़ा सा चेंज होगा n, स्मॉल n होता था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेकिन यहाँ लेंथ की जगह ये सर्कमफेरेंस आएगी। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, तो यहां पर हो जाएगा n कैपिटल N डिवाइडेड बाई 2πr। अब स्मॉल r ये जो है ये कौन सी रेडियस है, बेसिकली यहाँ पर दो तरीके रेडियस कंसिडर की जाएगी। एक रेडियस तो हो जाएगी ये वाली इनसाइड वाली और एक हो जाएगी आउटसाइड वाली। ऑब्वियसली दो रेडियस है तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे, तो ये जो रेडियस होती है ये होती है इन दोनों का एवरेज।
R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2। अगर R1 और R2 की वैल्यू सफिशिएंट दी हुई है तो फिर अगर दी हुई है तो एवरेज ले लो, और अगर नहीं दी हुई है, ज़्यादातर केसेस में नहीं दी हुई होती, तो जो रेडियस दी हुई है सिंपली वो लाके पुट कर दो, ठीक है ना। और दोनों ऑलमोस्ट एक जैसी दी है तो कोई दिक्कत ही नहीं, जैसे 14 और 16 दी है तो 14 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2 15 लेकर चल लो। लेकिन ज़्यादातर केसेस में जो एवरेज रेडियस वो आपको ऑलरेडी गिवन होती है। क्यों? क्योंकि ये और रेडियस दोनों ऑलमोस्ट एक जैसी होती है, तो हमें ज़्यादा कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है, तो आंसर में इतना ज़्यादा चेंज नहीं आता, लेकिन दिया है तो कर लो। चलो, ये चीज़ हमारे पास है इस पोर्शन में और इस पोर्शन में। यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो टोरॉइड के अंदर, मतलब R1 और R2 के बीच में रहेगा, उसके अलावा नहीं रहेगा। क्लियर है सब लोगों को? इससे रिलेटेड अब मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन कैसा हो सकता है? मान लो कि रेडियस R1 दी हुई है 14 सेंटीमीटर, सिंपली ले लेते हैं। R2 दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, यहाँ पर हमें ये वैल्यू दी हुई है, ठीक। करंट जो इसमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है सपोज 10 मिली एम्पियर का। तो हमें सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कि सॉरी, इसके अलग अलग पोर्शन पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अगर कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, वो मुझे नंबर ऑफ टर्न्स में ले लेता हूँ। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं, वो सपोज दिए हुए 1000। क्लियर है सब लोगों को? अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। तो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई। अब यहाँ पर n निकालना है, तो n निकालने के लिए हमें n 2 पाई r लिखना पड़ेगा, और r जो होता है वो हमें पता है 14 प्लस 16 दो अलग अलग दी हुई है, तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो 0.515 मीटर हो जाएगा। थोड़ा और मैं इसको सॉल्व करूंगा ना, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे, स्मॉल n जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 2 पाई एंड r, ये 0.15। तो ये n की वैल्यू हमारे पास 1000 डिवाइडेड बाई 0.3 पाई निकल कर आ जाएगी। क्लियर है? ये 15 और ये इस तरीके से हमारे पास, इसको मैं सॉल्व करके यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 म्यू n की वैल्यू जो होगी वो 10⁻³ डिवाइडेड बाई 0.3 पाई हो जाएगी, और I की वैल्यू है 10 मिली एम्पियर। 10 इंटू 10⁻⁻3, इस -3 से ये वैल्यू कैंसिल, इस पाई से ये पाई कैंसिल। B की वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे अब, तो ये हमारे पास आएगा 4/3, ये 0.3 ऊपर चला जाएगा तो ये इंटू 100 और 10⁻⁻7। तो B की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4/3 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। 4/3 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। आई गेस आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि टॉरॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरह से निकाला जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है निकाल लिया, अगर सेंटर पे पूछा जाता तो 0 हो जाता, आउटसाइड पूछा जाता तो भी 0 हो जाता। अगर रेडियस इसकी जगह सिंगल दी हुई होती तो डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करते और आंसर निकाल सकते थे। क्लियर है सब लोगों को? देखिए दोस्तों, अगला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है बार मैग्नेट के रिलेटेड। बार मैग्नेट के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बार मैग्नेट, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो बार मैग्नेट का मतलब है कि जो भी नॉर्मल मैग्नेट होती है जो इस तरह से बार की फॉर्म में हो, जिसका एक एंड नॉर्थ पोल और एक एंड साउथ पोल होगा, तो उसके अलग अलग पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाला जा सकता है। अगर हम अब यहाँ पर ये निकालने से, बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता करने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि बार मैग्नेट के जो दोनों पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इनको बोलते हैं पोल। तो पोल की कुछ पोल स्ट्रेंथ होगी जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल से आप इसको कंपेयर करके पढ़ोगे तो बहुत सिंपलिसिटी से समझ में आ जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिकल डाइपोल में क्या होता था, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज वहाँ पर होता है, ठीक है। उनके बीच की स्ट्रेंथ जो होती है, और तो यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रिक चार्ज इसी और ये दोनों इलेक्ट्रिक चार्ज है। इसी तरीके से बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल को भी
चार्ज बोलते हैं, लेकिन कौन सा चार्ज बोलते हैं? मैग्नेटिक चार्ज बोलते हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं इसकी जाऊंगा, क्योंकि बार मैग्नेट से रिलेटेड मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। तो यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ की बात करें तो बेसिकली ये इस तरह के मैग्नेटिक पोल के बारे में बताता है, लेंथ उसके। तो जैसे डाइपोल मोमेंट में हम लिखते थे P इक्वल्स टू Q इंटू दोनों के बीच की लेंथ, ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर ये पोल स्ट्रेंथ की मैग्नेटिक। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता था, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा कैपिटल M। कैपिटल M की जो डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इनसाइड जो होती है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में होगी। क्लियर है ये चीज़ यहाँ पर? तो बार मैग्नेट के एक एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर जो कि मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर है, वहाँ पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लिखता हूँ तो वो कितना आ जाएगा? म्यू नॉट 4/2 m डिवाइडेड बाई आर क्यूब। और किसके अलोंग आएगा? m के अलोंग। इसको मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल से भी कंपेयर करके आपको समझा सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसे अगर ऐसे होता था, ये यहाँ पर इस तरीके से नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होता था और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होता था। उसका फॉर्मूला होता था 2kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो आर क्यूब की जगह आर क्यूब, 2 की जगह 2, P की जगह मैग्नेटिक बाइपोल मोमेंट हो गया और K की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 यहाँ पर निकल कर आ जाता है। सिमिलरली इक्वेटर की अगर बात करें तो इक्वेटर पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 और m डिवाइडेड बाई आर क्यूब, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। ये तो हुई बात कि किसी एक्सेस पर अगर कोई पॉइंट आ जाता है और इक्वेटर पर कोई पॉइंट आ जाता है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कोई ऐसा पॉइंट हो जो ना तो एक्सेस पर आ रहा हो ना इक्वेटर पर आ रहा हो। उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? उस सिचुएशन में हम थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। देखो, मान लो कि कोई ए पॉइंट ले लिया है मैंने। ए पॉइंट जो है मैग्नेट, ए पॉइंट जो है वो इस, अब मैंने बार मैग्नेट नहीं बनाई है, उसकी जगह सिर्फ उसका मैग्नेटिक मोमेंट शो कर दिया है। ये ए पॉइंट जो है इस बार मैग्नेट के साथ थीटा एंगल पर है। किसी जो ये पॉइंट है वो ना तो एक्सिस पे है ना इक्वेटर पर है। अब बात आती है ये यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस अगर r है, तो इसलिए अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो बार डाइपोल मोमेंट होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसके दो कंपोनेंट कर लेते हैं। कंपोनेंट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। अब कंपोनेंट कैसे करना है? एक कंपोनेंट लेना है r की डायरेक्शन में, तो एक कंपोनेंट आ जाएगा m cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट ऑब्वियस ही बात है उसके जस्ट परपेंडिकुलर आने वाला है m sin थीटा। m cos थीटा जो होगा तो m cos थीटा यहाँ पर समझ में आएगा आपको, m cos थीटा ये इस वाली डायरेक्शन में। तो हम अब a पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे m cos थीटा और m sin थीटा दोनों की वजह से इंडिविजुअली। अब आप ये समझ लो कि m cos थीटा और m sin थीटा दो अलग अलग बार मैग्नेट है। तो m cos थीटा के रेस्पेक्ट में ये a पॉइंट कहां पर है? एक्सेस पर है। देखो m cos थीटा की डायरेक्शन में ही आ रहा है, ये इसकी एक्सेस, ये यहां पर। तो B1 पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक्सेस वाला होगा। क्या होगा? म्यू नॉट 4 डिवाइडेड म्यू नॉट अपॉन 4 2m डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो म्यू नॉट अपॉन 4 2m की जगह m cos थीटा और आर क्यूब आ गया। डायरेक्शन मैंने शो करी दी। m sin थीटा के रेस्पेक्ट में a पॉइंट जो है वो इक्वेटर पर है, तो इक्वेटर वाला फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन और m sin थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब, क्योंकि इसका मैग्नेटिक मोमेंट m sin थीटा है। ये हमने लिख दिया। अब बात करें अगर हम यहाँ पर, तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो अगर रिजल्टेंट b नेट निकालना हो तो b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर अंडर रूट निकाल देंगे, क्योंकि दोनों वेक्टर से और 90 डिग्री के एंगल पर हमें दिए हुए, तो बी नेट हमारे पास इस तरीके से निकल कर आ जाएगा। अब बात आती है कि दोनों के बीच में ये बी नेट जो है B1 के साथ कितना एंगल बनाता है। तो दो वेक्टर अगर 90 डिग्री के एंगल पर हो कभी भी, एक A और एक B दिया हुआ है, उनका रिजल्टेंट R, और किसी एक एंगल के साथ हमें अगर वेक्टर के साथ अगर हमें एंगल निकालना है तो tan थीटा हम क्या लिख सकते हैं? tan फाई इक्वल्स टू लिख सकते हैं b डिवाइडेड बाई a। इसमें ये परपेंडिकुलर की तरह काम करता है और ये वेक्टर बेस की तरह काम करता है, तो यहाँ b डिवाइडेड बाई, सेम चीज यहाँ लिखूंगा, tan फाई निकल जाएगा b2 डिवाइडेड बाई b1, तो यहाँ फाई की वैल्यू निकल जाएगी। अब कई बार ऐसा भी होता है कि b नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू का एंगल पूछ लिया जाता है या उसकी डायरेक्शन पूछ ली जाती है, किसके साथ? m के साथ, कि वो m के साथ कितना डायरेक्ट। तो देखो m हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा, तो b1 का हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल हो जाएगा? थीटा 1। तो यहां से यहां तक का टोटल एंगल कितना हो गया? थीटा 1 प्लस फाई। तो टोटल एंगल कितना बना? थीटा 1 प्लस फाई निकल कर आ गया।
क्लियर है ये चीज़? आई होप आपको समझ में आई होगी। बार मैग्नेट, इसको कंपेयर करके पढ़ना ज़्यादा आसान होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के साथ। आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। इसके बाद वाला जो लेक्चर 13.4 होगा उसमें मैं आपको एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में समझाऊंगा, उसकी एप्लीकेशंस के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, और हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर के अंदर बाहर और ऑन दी सरफेस मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है वो हम देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसको देखना मत भूलना, और इस लेक्चर को पूरा रिवाइज करना। 13.1 और 2 अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहो, एग्ज़ाम आने वाले हैं। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।